राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो एनसीएफ में साफ कहा गया है, एनसीएफ 2005 में 2 वर्ड यूज किए गए कि अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। तो आपका आंसर यही होना है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, जो भी स्मरण शक्ति बढ़ाता है, चिंतन करता है, सोचता है तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक को महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार वह अपने अधिगम जो भी वो सीखता है को अन्वेषण करें। तो आपका ये ऑप्शन यही ठीक है। पुरस्कार देना, खंडों में बांटना, सब बेस्ट ऑप्शन आपका ये आएगा। पुनर्स्मरण करना, हमें पुनर्स्मरण नहीं करवाना होता बच्चे को, तो पहला ऑप्शन ही आपका ठीक है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उन्हें विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, समस्या समाधान में क्या है कि बच्चा हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, वो सोचे समझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर उसे उस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो वो लोगों से पूछे कि हमें इसे ऐसे कैसे सॉल्व करना है, अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करें, तभी हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो पहला है रटना, हमें किसी भी चीज़ को रटाना नहीं है। बहुविकल्पी पर्सन, इसमें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें एक ऑप्शन आपको टिक करना, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसमें बच्चा सोच नहीं रहा। अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना भी ठीक नहीं है। पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना, यही आपका जो ऑप्शन है, यही आपके ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। कक्षा तक पहुँचने वाले बच्चों की भोली अवधारणा को जानना। भोली अवधारणा क्या होती है? बच्चे का पूर्व ज्ञान, जो उसने अपनी पहले की नॉलेज उस बच्चे के पास है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा अगर पूर्व ज्ञान लेके आ रहा है तो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि उसका कार्यभार बढ़ता नहीं। अगर बच्चे को पहले से ही कोई ज्ञान है तो वो कुछ ना कुछ बच्चे शिक्षक को फ़ायदा ही करेगा। शिक्षक के लिए अपने शिक्षक को अधिक सार्थक बनाने और योजना बनाने में सहायक होता है, रुकावट भी नहीं करता। तो यह ऑप्शन आपका थर्ड ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करता है? शिक्षार्थी का प्रेरण। उत्प्रेरित बच्चा होगा तो विद्यार्थी उत्प्रेरित होगा तो क्या होगा, उससे एक टीचर को बेनिफिट ही होगा। शिक्षक की परिपक्वता, अगर एक बच्चा मैच्योर है, परिपक्व है, तो उससे एक टीचर को अपनी शिक्षण विधियाँ, उनका लेसन प्लान सब कुछ बनाने में उसको बेनिफिट होगा। शिक्षण युक्तियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षक की शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, अगर बच्चा शारीरिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ है तभी वो किसी भी ज्ञान को, कुछ भी काम को सीख सकता है। तो आपका ABCD ऑप्शन चारों ठीक है। क्वेश्चन 21, सार्थक अधिगम। सार्थक अधिगम क्या होता है? जब बच्चा अपने निजी अनुभव में, अपने प्राइवेट अनुभव जो होते हैं, जो बच्चा सीख के आता है उससे अपने ज्ञान का विकास करता है, तो सार्थक अधिगम कहा जाता है। वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण। ऐसा नहीं है कि हमें वयस्क जो भी है उनके के साथियों का खाली अनुकरण, रट्टाफिकेशन करना है बच्चे का, नहीं। उद्दीपक उत्तर के बीच युगम संचारण नहीं। दी गई सूचना का निष्क्रिय, बच्चों को निष्क्रिय ग्रहण तो कभी करना, सक्रिय रूप से ग्रहण करता है बच्चा। निजी अनुभव से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण, आपका डी ऑप्शन ठीक है। विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थियों को उन धारणाओं को जाना जिन्हें लेकर कक्षा में आते हैं। ये तो आपका सही है क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ धारणा अपने स्कूल जब वो आता है वो लेके आता है। विद्यार्थियों की उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, तो आपका उपदेशात्मक विधि इसमें नहीं आएगा। प्रभावशाली अधिगम में इस ऑप्शन को नहीं लिया जा सकता, ये इस विधि का यूज़ नहीं होता। विद्यार्थियों से उच्चतम स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, ये सही है। बच्चों को सिखाना है कि वे अपने अधिगम के प्रयासों को कैसे देखें, उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि हमेशा प्रभावशाली अधिगम के अंदर उपदेशात्मक विधि का यूज़ नहीं किया जाता। क्वेश्चन 23, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विश्व विकास, वर्षानुकूलता और वातावरण बीच में सत्य अंदोज। जैसे पहला ऑप्शन है कि जो बच्चे का विकास होता है वो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट दोनों का मिक्सचर होता है, ये तो आपको पता ही है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित है, बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होगा वो किसी भी काम को नहीं सीख सकता, ये भी ठीक है। पहले बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर बच्चों में व्यक्ति की भिन्नता उपयोगी होती है। हर बच्चे की व्यक्ति की भिन्नता उपयोगी है। जब तक हमें ये नहीं पता कि हर बच्चा अलग है, हम बच्चों को सिखा नहीं सकते हैं। और बच्चों का जो विकास है
चरणों से हर चरणों से गुजरता है। पहले वो शेषावस्था में होता है, फिर बाल्यावस्था में होता है, ऐसे ऐसे करके बच्चा आगे बढ़ता है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसे ठीक ठीक मापन हो सकता है। गलत है। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसको हम माप नहीं सकते हैं। जो वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं, ना कि विकास को। क्वेश्चन 24 डैश तर डैश की विशेष अन्योन्य क्रिया का परिणाम वृद्धि विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। इसमें पहले ही ऑप्शन आपका ठीक है। वर्षानुक्रम और पर्यावरण का मिक्सचर होता है, इसी के द्वारा बच्चे का विकास होता है, क्योंकि जब बच्चे का हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही विकास में आप बच्चे का फायदा करता है। 25 क्वेश्चन है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा नहीं है। जैसे समाज बच्चा बड़ा होता है, समाज में रहना सीखता है, उसमें बच्चे की बहुत ही अधिक भूमिका होती है, क्योंकि जब तक बच्चा समाज में रहना नहीं सीखता तब तक उसका समाजीकरण का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में आता है वो दोस्त बनाता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है, उनके रूल्स को देखता है, अपने रूल्स बनाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया वो विद्यालय में ही बच्चा सीखता है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये आपका ऑप्शन सेकंड ठीक है। ठीक है, थोड़ी भूमिका नहीं होते प्रमुख, पर पहला प्रमुख कारक नहीं होता। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन का सही बताया गया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए गए हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए, ना कि 5। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि पियाजे के अकॉर्डिंग यह था कि संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यहाँ ये नहीं है कि आज बच्चे का विकास हो तो कल रुक जाएगा। बच्चे का जो विकास है निरंतर चलता है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चरण स्थिर है, कोई भी चरण स्थिर नहीं होता। तो आपका सेकंड ऑप्शन ही ठीक है। 27 क्वेश्चन है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण से प्रत्यय से क्या तात्पर्य है कि जो पियाजे ने कहा था कि संरक्षण का उनका महत्व क्या था कि बच्चे के जो बाहरी बदलाव से मतलब होता है उन्हें उनके बाहरी आकृति से जो बदल जाए, उनकी आकृति बदल सकती है, पर जो उनके भौतिक गुणधर्म होते हैं बच्चे के वही रहते हैं, ना कि चेंज होते हैं। बस उनकी जो बाहरी आकृति है उसमें चेंजेस बच्चे के होते हैं। वन्य जीव प्राणियों का संरक्षण नहीं होता। परिकल्पना विविधता परीक्षण से सही निष्कर्ष पहुंचना ये भी नहीं होता। दूसरों के परिदृश्यों को ध्यान में रखने का महत्व संज्ञानात्मक क्षमता है, ये नहीं होता। बस ये है, उन्होंने कहा था कि संरक्षण क्या मतलब है कि बच्चे की जो बाहरी करती है वो चेंज होती है, भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं। 28 क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, उनके अकॉर्डिंग ने बुद्धि के प्रकार दिए, अंतर अवस्था बताई गई है। तो इसमें आपको मिलान करना है। संगीतात्मक क्या उनकी बुद्धि होती है, जैसे कोई भी संगीतकार है, जैसे वायलिन वादक, आ गया फोर्थ। भाषिक बुद्धि का हो गया जो भाषा का जिसको अधिक ज्ञान होता है, कवि। अंतर व्यक्तिगत की हो गई चिकित्सक, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, चिकित्सक आ जाएगा। स्थानिक हो गए जितने मूर्तिकार हो गए वो सारे इसके अंदर आते हैं, तो ये मूर्तिकार डी ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन पहले का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लेव वाइगोत्स्की ने क्या था, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इनके अकॉर्डिंग भाषा का विकास, भाषा पहले बच्चा सीखता है, विचार बच्चे का बाद में आते हैं। तो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जैसे बच्चे का जब भाषा का विकास होता है तो उनका जो मानव का चिंतन करने का स्वभाव भी बदल देता है। आपका यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वयस्कों और साथियों के अंतोक्रिया करने की भाषा के विकास में कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा तो कोई बोला ही नहीं है इन्होंने। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम, इन्होंने संस्कृति को बहुत अधिक महत्व दिया, क्योंकि सामाजिक विकास को इन्होंने अधिक फोकस किया है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति में कोई भाषा सीखते हैं, कोई नहीं। तो कोई का ऑप्शन, आपका ऑप्शन गलत है, तो पहला आंसर आपका ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनके ने क्या था, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, पर उन्होंने एक चीज़ की इनकी आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि इन्होंने जो भी प्रयोग किए, जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए, प्रयोग किए, इन्होंने सिर्फ पुरुषों पे किए, ना कि महिलाओं पे। इनकी एक ही आलोचना है। तो पहला कथन है, अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पियाजे के सिद्धांतों को नहीं दोहराया।
कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है, ऐसा भी नहीं है। कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों का ध्यान केंद्रित नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग किए, जो भी किए, वो पुरुषों पे किए थे, ना कि महिलाओं पे।